गलत होंगे, क्या सही होंगे, ये सब तो अभी बंद है। मतदान पेटियों में, ईवीएम में बंद है। वो जब निकलेगा पता चलेगा कि जनता ने इस बार आखिर क्या सोचा है। क्या वाकई में जो मुद्दे हैं बेरोजगारी से जुड़े हुए, महंगाई से जुड़े हुए, विकास के जो मूल मुद्दे हैं उसी पर दिया, या ये राजनीतिक दल जो लगातार कोशिश करते हैं कि इसको पोलराइज कर दें, पोलराइजेशन की तरफ इन्हें मोड़ दे। हर चुनावों में एक कोशिश होती है, और क्या इस बार भी वो कोशिश सफल हो पाएगी, या जनता ने वास्तविक मुद्दों पर वोट किया है। लेकिन फिलहाल जिस तरह के नतीजे एग्जिट पोल में निकल कर आ रहे हैं, वो तो यही कह रही है कि जनता जो है वो चाहती है कि अभी और मौका बीजेपी को दिया जाए। लेकिन एक बात महत्वपूर्ण ये है कि कांग्रेस से बेहतर प्रदर्शन के रूप में आप कई जगह दिखाई दे रही है। यदि हम रेशो देखते हैं हिमांशु जी, तो वाकई में जहां कांग्रेस अपने आप को पीछे खींचती नजर आई कई जगहों पर, तो आपने उसको अच्छी टक्कर दी है। नहीं, निश्चित रूप से इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। कांग्रेस के लिए सी वोटर के एग्जिट पोल का रुझान बड़ा धक्का है। गुजरात के संदर्भ में तो किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस कुछ बेहतर प्रदर्शन कर रही है। पिछली बार के प्रदर्शन को अगर वो दोहरा लेती तो वही एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जाता। लेकिन हिमाचल में कांग्रेस पार्टी बड़ी उम्मीद के साथ है। कांग्रेस को लगता है कि एक राज्य कम से कम उसके हिस्से में और आ जाएगा, और वो राज्य हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में है। पर जनता नाराज तो ही भाजपा से, पर इतनी नाराज नहीं हुई कि वह कांग्रेस को सत्ता में ला देती, ऐसा रुझान बता रहा है। यह रुझान अपने आप में कांग्रेस के लिए निराशाजनक है और भाजपा के लिए संतोष की बात है। कुछ कम सीटें सही, सत्ता में तो बने हुए हैं। गुजरात भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर उत्साहित करने के लिए पर्याप्त नतीजा दे रहा है। 134 सीटें अगर जीतने में गुजरात में कामयाब हो जाती है भाजपा, तो ये अपने आप में 2024 के लिए भाजपा के मनोबल को आसमान पर ले जाने वाला है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, गुजरात में भी और हिमाचल में भी। जयराम ठाकुर कतई मायने नहीं रखते थे। भूपेंद्र पटेल तो गुजरात में आधे लोग जानते भी नहीं है कि मुख्यमंत्री है कौन, चेहरा कौन, केवल और केवल नरेंद्र मोदी। और अगर उसके बाद जनादेश इस प्रचंड बहुमत के साथ ही आया जैसा एग्जिट पोल जता रहा है, तो उसके बाद में तो नरेंद्र मोदी के मुकाबले कोई रहेगा कैसे, ये सवाल है। लेकिन इसके बीच में ही मैं एक और रोचक जानकारी अपने दर्शकों से साझा करना चाहता हूं। वो है कि इस चुनावों के बीच में एक और छोटा सा चुनाव था, बड़ा दिलचस्प चुनाव है। वो है दिल्ली नगर निगम का चुनाव। दिल्ली नगर निगम पहले 3 हिस्सों में विभाजित था। अचानक फैसला लिया गया कि उसे एक कर दिया गया, और उसका कार्यक्रम उस समय पर घोषित किया गया जिस समय पर गुजरात में भी चुनाव थे। माना गया कि शायद आम आदमी पार्टी को उलझाने के लिए चुनाव है। आम आदमी पार्टी की अपनी ताकत बिखरेगी और उसके नतीजे में भाजपा के लिए सहूलियत रहेगी। गुजरात में भी रहेगी और दिल्ली में भी रहेगी। लेकिन ये दाव गुजरात के स्तर पर भले ही सफल हो, पर दिल्ली के स्तर पर एग्जिट पोल बता रहे हैं कि भाजपा की लगातार एक बार फिर बेइज्जती होने जा रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रखती। कांग्रेस तो कहीं मुंह दिखाने की तो छोड़िए, घर से निकलने के लायक भी नहीं रह गई है दिल्ली नगर निगम चुनाव में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दमखम के साथ रहती थी। आम आदमी पार्टी के उभार के बावजूद भी नगर निगम में भाजपा का कब्जा रहता था, लेकिन वो कब्जा छिनने जा रहा है, ऐसा रुझान बता रहे हैं। हमारे पास जो दिल्ली के संदर्भ में रुझान आया है वो चौंकाने वाला है। इंडिया टुडे, एक्सेस माई इंडिया और टाइम्स नाउ ईटीजी, इन दोनों के सर्वे अभी हमारे साथ में हैं, और 250 सीटें हैं, और 250 सीटों में बहुमत के लिए 126 सीट चाहिए। इंडिया टुडे का सर्वे बताता है कि कांग्रेस को इस 250 में से मात्र 3 से 7 सीट मिलने जा रही है। क्या हालत हो रही है कांग्रेस की। 15 साल तक दिल्ली में सरकार में रही विधानसभा में, उस दिल्ली में 3 से 7, दहाई का आंकड़ा भी नहीं मिल रहा है 250 सीट में। यह कहना है इंडिया टुडे एक्सिस के सर्वे में। और टाइम्स नाउ का सर्वे कहता है कि 6 से 10 सीटें मिलने जा रही हैं कांग्रेस को। भारतीय जनता पार्टी, जिसकी इस समय पर करीब 181 सीटें हैं, बड़ा नुकसान उठाने जा रही है। कुल 69 से 91 सीटें हासिल करेगी भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में। और टाइम्स नाउ कहता है कि 84 से 94, बहुमत से बहुत पीछे। और आम आदमी पार्टी न केवल जीत रही है बल्कि प्रचंड बहुमत से जीत रही है। 149 से 171 सीटें दे रहा है एक्सिस का सर्वे, और ईटीजी का 146 से 156, अर्थात दिल्ली नगर निगम आपके कब्जे में आ रहा है। गुजरात भाजपा के पास, हिमाचल भाजपा के पास, दिल्ली आपके पास, कांग्रेस नहीं किसी के पास। ये आकलन के साथ हैं। गिरिजा शंकर जी हमारे साथ बने हुए थे। गिरिजा शंकर जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी गिरिजा जी, जी कुछ कहना चाहेंगे आप इस पूरे रुझान के बाद?
ये देखिए, इसमें दो तीन चीजें निकल के आती है जी। नरेंद्र मोदी लगभग हर प्रदेश में जी। जो विधानसभा के चुनाव होते हैं वहां कैंपेन करते हैं। हिमाचल में भी कैंपेन किया, लेकिन जो परिणाम आए उससे पिछले 7-8 सालों में हमने देखा कि नरेंद्र मोदी के नाम पर लोकसभा में तो वोट मिल जाते हैं बीजेपी को, लेकिन विधानसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी बहुत फायदा अपनी पार्टी को नहीं दिला पाते। अभी जो गुजरात का मसला केवल ऐसा है कि गुजरात विधानसभा का चुनाव या गुजरात का चुनाव जो है वो नरेंद्र मोदी के प्रभाव में हमेशा रहा है, और जो एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो यही दिखाते हैं कि नरेंद्र मोदी को विधानसभा चुनाव में भी लोगों ने हाथों हाथ लिया, जबकि विधानसभा चुनाव में हिमाचल में वो समर्थन नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी को नहीं मिला। दूसरी बात जो दिखती है कि कांग्रेस, मुझे लगता है कि जिस तरह से ये राहुल गांधी की यात्रा निकली, जिस तरह से नए अध्यक्ष का चुनाव हुआ, तो इन दोनों के साथ ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने तय कर लिया अभी चुनाव छोड़ो, उससे कोई बहुत मतलब नहीं है, दूसरी चीजें करो। क्योंकि कहीं पर भी वो चुनाव लड़ते हुए नजर नहीं आती। उनका तर्क होता है कि हम घर घर लो प्रोफाइल में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक डोमेन में कोई प्रचार दिखना भी तो चाहिए, और चूंकि प्रचार नहीं दिखा, और वो जो एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं उसमें वो दिख रहा है कि कांग्रेस ने कहीं चुनाव लड़ा नहीं, उन्होंने केवल प्रत्याशी तय कर दिए, और जो कुछ भी उनको जो वोट मिल रहे हैं या सीट मिल रहे हैं वो प्रत्याशियों के कारण मिल रहे हैं। वो प्रत्याशियों के कारण मिल रहे हैं। गिरिजा जी इस बात को कह रहे हैं, मेरे साथ में कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा चेहरा, कई बार सांसद भी रहे, अभी भी मध्य प्रदेश भाजपा कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं, प्रताप भानु शर्मा जी मौजूद हैं। प्रताप भानु जी, अब आपका परिचय किस रूप में देना चाहिए? एक राजनीतिक संगठन के नेता के तौर पर देना चाहिए, या आप छोड़िए ना राजनीति को, सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि के तौर पर प्रताप भानु शर्मा हमारे साथ है, ऐसा परिचय कैसा रहेगा? कांग्रेस जिस प्रकार से जनता के स्तर पर खारिज हो रही है, यह परिचय ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा? क्या लगता है आपको? अब कांग्रेस के संदर्भ में हमें परिचय यही देना चाहिए, देश के प्रमुख सामाजिक संगठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि क्या कहते हैं? ये जो रुझान आ रहे हैं, पार्टी सिरे से साफ, दिल्ली में 3 से 7 नगर निगम में यह हालत, हिमाचल साफ, गुजरात पूरी तरह साफ, क्या कहते हैं प्रताप भानु जी? मन कितना कष्ट पा रहा है या खुशी है? राजनीति छोड़ वापस सामाजिक संगठन की ओर बढ़े। जी प्रताप भानु जी। टूट गया है, पर गिरिजा शंकर जी मेरे साथ हैं, इस सवाल को गिरिजा जी से पूछ लेते हैं, कांग्रेस के संदर्भ में क्या माने? गिरिजा जी, इत्तेफाक रखते हैं आप? हाँ, नहीं, मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ने वाली पार्टी अपने आप को नहीं मान रही है। जो इनकी पदयात्रा निकल रही राहुल गांधी की, उसमें भी जब सवाल उठते हैं तो बहुत साफ साफ ये कहा जाता है कि यह यात्रा राजनीतिक नहीं है, कांग्रेस को रिवाइवल करने की यात्रा नहीं है। जब एक राजनीतिक दल, जो सबसे बड़ा राजनीतिक दल रहा हो देश में, वो यदि अपने गतिविधियों को, अपने इवेंट्स को यदि ये कहे कि वो राजनीतिक नहीं है, तो फिर उसके बाद क्या कहा जाएगा? जो आप सामाजिक संगठन मान रहे हैं, लगभग उसी दिशा में कांग्रेस जा रही है। उसी दिशा में कांग्रेस जा रही है। मेरे साथ में गुजरात से वरिष्ठ पत्रकार गौतम लहरी जी जुड़ गए हैं। गौतम जी, रुझान आ रहे हैं और रुझान ये बता रहे हैं कि कब्जा भाजपा को और मजबूत होने जा रहा है। नमस्कार, धन्यवाद। पहले मैं बता दूं कि मैं दिल्ली आ गया हूं, दिल्ली में हूं अभी, गुजरात चुनाव कवर करने गया था। लेकिन मेरे जो वहां पे लगा था कि मैं, आपका जो आंकड़ा है अगर सही है, अगर इसमें आम आदमी पार्टी को कितना प्रतिशत मिल रहा है, और खास तौर पे जैसे गोधरा, वो जो मैसूर एरिया में AIM जो वैसी है, उसको कितना प्रतिशत वोट मिल रहा है, इस आंकड़ा साबित कर देगा कि कांग्रेस का नुकसान कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो पहले जैसे ही सबको मालूम था कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन ये भी चल रहा था चर्चा, मैंने सुना है बहुत जगह पे, जैसे ट्राइबल एरिया जो है, ट्राइबल एरिया में आम आदमी पार्टी अगर उतर गया, वो कांग्रेस को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन बाकी जगह सौराष्ट्र और कच्छ एरिया में अगर आम आदमी पार्टी, बीजेपी को भी नुकसान पहुंच सकते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है जनता का उलझान एक तरफा रहा है, अगर ये सही है आंकड़ा,
ये जी। तो परसों 7 तारीख को पता चलेगा। लेकिन एक बात सही है, जो चर्चा मैं सुन रहा हूँ कि जी। कांग्रेस सीरियसली गुजरात चुनाव लड़ा ही नहीं है। जी। पता नहीं हिमाचल में हर 5 साल के बाद एक सत्ता परिवर्तन होता है, वो अगर नहीं होता है तो बीजेपी के लिए तो कामयाबी माना जाएगा। दूसरी बात यह है कि गुजरात में कांग्रेस के जो 2017 में जो उसको उपलब्धि हुई, जो उसका जो जितना सीट मिले थे, जितना वोट प्रतिशत मिले थे, उसको कंसोलिडेट करने के लिए आप जो उस समय राहुल गांधी बहुत प्रचार किया था, जी। लोगों ने राहुल को श्रेय भी दिया था कि जो कांग्रेस को मिला है, बीजेपी हटते हटते बच गए, सबसे कम सीट मिला है। इस बार शुरू से ही बीजेपी का रणनीति था, सारे बड़े लीडर, प्रधानमंत्री की बात छोड़ दीजिए, अमित शाह और गुजरात का जो स्थानीय नेता है, वो सब ने कहा है कि हम 99 तो छोड़ दीजिए, मैं इस बार ऐसे एक आंकड़ा में हम लोग पहुंचाएंगे और दिखाएंगे, ताकि गुजरात में कभी वो हुआ नहीं है। तो ये बीजेपी का जो रणनीति है वो कामयाब हुआ है। दूसरी तरफ कांग्रेस को पता नहीं इसके बाद कोई मीटिंग होगा, कोई कमेटी बैठेगा, वो आकलन करेंगे, लेकिन ये तो आकलन हर बार होता है। जो बीजेपी के साथ लड़ने के लिए जो तरीका, स्ट्रैटेजी होना चाहिए, खास तौर पे आपको बीजेपी 24/7 चुनाव मोड में है। देखिए, प्रधानमंत्री गुजरात से वोट देने के बाद लौट के आया, अभी से तुरंत 2024 का शुरुआत आपका प्रिपरेशन शुरू कर दिया, सारे लीडर को बुला के मीटिंग किया। बड़ी इसके बाद महत्वपूर्ण टिप्पणी कर रहे हैं गौतम लहरी जी। कांग्रेस चुनाव ही नहीं लड़ रही, भाजपा पूरे समय चुनाव लड़ रही है। गुजरात का चुनाव खत्म नहीं हुआ, आज मतदान हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री की मौजूदगी में 2024 की रणनीति तय करने के लिए आज बाकायदा सुबह से बैठक बुला रखी है, चर्चा चल रही है। मेरे साथ में शशि रंजन जी, जनता टीवी के सलाहकार संपादक जुड़ चुके हैं। चुनाव मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लोग कायल रहते हैं। उनसे गुजरात और हिमाचल पर बात नहीं करनी, दिल्ली पर बात करनी है। शशि, दिल्ली भाजपा मानती है अपना गढ़ रहा है, कांग्रेस इस बात में मुग्ध रही कि शीला दीक्षित के नेतृत्व में 15 साल तक हमारी सरकार विधानसभा में रही, पर हो क्या रहा है? दिल्ली नगर निगम 3 हिस्सों में था, अचानक एक हो गया। गुजरात हिमाचल के चुनाव चल रहे, उसके बीच में बहुप्रतीक्षित चुनाव का ऐलान अचानक हो गया, और इसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी स्पष्ट बहुमत नहीं, प्रचंड बहुमत से जीतने जा रही है। दिल्ली नगर निगम चुनाव को ऐसा रुझान आ रहा है, क्या है इसके मायने? हिमांशु जी, आप अगर पूरे दिल्ली के कैंपेन को अगर आप देखें जी, तो आम आदमी पार्टी कूड़े के ढेर को हटाना है, गली मोहल्ले की सफाई करानी है, ये कहती रही। और बीजेपी का कैंपेन तब कमजोर पड़ा जब वो 15 साल रहने के बाद 5 काम भी नहीं बता पा रही थी कि हम ये काम हमने इन 15 वर्षों में किया है और आने वाले 5 वर्षों में हम ये करेंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो स्कूल और हॉस्पिटल, मोहल्ला क्लिनिक का जो मसला है, अरविंद केजरीवाल उसको लेकर के गए और लोगों ने मतलब वोट दिया, उन पे भरोसा जताया। पॉइंट नंबर 3, जो नेगेटिव पॉलिटिक्स है, दिल्ली एक कॉस्मोपॉलिटन शहर है और एक छोटा हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के जितने रीजन के लोग हैं वो सब के सब यहाँ अलग अलग आबादी या तादाद या प्रोपोर्शन में यहाँ रहते हैं। तो दिल्ली के मिजाज को उस रूप में भी देखा जाना चाहिए। ये वही दिल्ली है जब लोकसभा का चुनाव होता है तो बीजेपी को छोड़ करके दूसरी पार्टियों का सुपड़ा साफ कर देता है, लेकिन जब विधानसभा चुनाव आता है तो फिर अरविंद केजरीवाल की तरफ वोटिंग हो जाती है। पिछली बार भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी और उसके बाद एमसीडी का चुनाव हुआ, लेकिन तब एमसीडी के इलेक्शन में मुंह की खानी पड़ी थी आम आदमी पार्टी को। लेकिन इस बार सिर्फ 2 मसला या 3 मसला उठाया आम आदमी पार्टी ने कि जो कूड़े का ढेर है आपके इलाके में हम उसे साफ करेंगे, आपके गली मोहल्ले की सफाई करेंगे और जो एमसीडी में भ्रष्टाचार है हम उसे दूर करेंगे, उसे खत्म करेंगे। पर शशि, मैं बीच में रोकना चाहूंगा, भ्रष्टाचार तो आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली में सरकार है वो विषय बन रहा था। किस तरीके से मनीष सिसोदिया और शराब और किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने लूट मचा रखी है ये बताया जा रहा था। दूसरी तरफ जेल की हवा खा रहे हैं सत्येंद्र जैन, किस विलासिता के साथ जेल में रह रहे हैं, इसके संदर्भ में रोज एक वीडियो जारी हो रहा था। पर एग्जिट पोल बता रहे हैं
कुछ और ही होने जा रहा है। इस पर कोई टिप्पणी शशि जी? शशि जी, ये बीच में कुछ ऑडियो की समस्या थी जी। बहरहाल आपका सवाल मैं सुन नहीं पाया। मैं ये बोल रहा था कि भ्रष्टाचार तो दिल्ली सरकार का बताया जा रहा था। शराब के मामले में मनीष सिसोदिया, बाकी मसलों को लेकर अरविंद केजरीवाल, और उसके बीच में रोज एक वीडियो दिल्ली में तिहाड़ जेल में मौजूद सम्मानीय मंत्री सत्येंद्र जैन की मालिश और उनका भोजन और बाकी सहूलियत, पर इसके बावजूद भी रुझान ये। वही मैं कह रहा हूं, ये जो बीजेपी की जो प्लानिंग थी कि इस तरह के वीडियोस को लेकर के आना, पब्लिक में नेगेटिव पॉलिटिक्स को लेकर करके बहुत बार या कई बार आप चल नहीं पाते हैं। आप जब मोदी जी का नाम लेते हैं, बीजेपी जब मोदी जी का नाम लेती है, तो वो ये कहती है कि मोदी जी ने पिछले 5 या 8 या इतने वर्षों में ये कर दिया, गुजरात का मॉडल ये है, अयोध्या मंदिर, कश्मीर का मसला, तो वो अपने काम को गिनवाती है। लेकिन दिल्ली एमसीडी के पास उसे गिनवाने के लिए कुछ था नहीं, और केजरीवाल सिर्फ 2 और 3 मुद्दे पे फोकस करते रहे, एमसीडी का भ्रष्टाचार, दिल्ली में जो कूड़े का पहाड़ है, और गलियों की सफाई। और आपको भी पता है कि 2 पार्टियां बहुत ही अलग तरीके से काम करती हैं। एक तो बीजेपी जो संगठन के तौर पे काम करती है, और उसी के नक्शे कदम चल रही है आम आदमी पार्टी, और संगठन के तौर पे जिस तरीके से वो काम करती है, ये एमसीडी उसका एक जीता जागता उदाहरण है। बिल्कुल शशि जी, लेकिन इसमें एक बार फिर से जीत जनता की हुई है। बीजेपी कितने ही वीडियो वायरल करती रही, लेकिन जो कचरे का पहाड़ था वो लोगों को दिखा, जिसमें जिस तरह के अभी नतीजे आए एग्जिट पोल के, वो ये कह रहे हैं कि महिलाओं ने ज्यादा आपको वोट किया है, क्योंकि महिलाएं इन चीजों से दो चार होती है ना शशि जी। अभिषेक तिवारी जी भी आप प्रवक्ता हमारे साथ। अभिषेक जी, हालांकि आप चर्चा की शुरुआत में ये कह रहे थे कि कोई बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए, पलट जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एमसीडी के मामले में तो आप विश्वास करेंगे। एग्जिट पोल से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। मैं दिल्ली के हर गलियों में गया हूं, चौराहे पे गया हूं, मोहल्ले में गया हूं, विधानसभा में गया हूं। मेरा ये आकलन है कि लगभग 200 से ज्यादा सीटें हम लोग दिल्ली एमसीडी में जीतने जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15 सालों में कोई एक काम नहीं गिना पाई। 15 सालों में 15 गलियां अगर उन्होंने साफ किया, वो भी दिल्ली की जनता को नहीं बता पाए। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेताओं की फौज लेकर आई थी, 9 से ज्यादा मुख्यमंत्री लेकर आए थे, 17 से ज्यादा केंद्रीय मंत्री, न जाने कितने सांसद, कितने विधायक, कितने पार्षद उनकी दिल्ली की गलियों में घूम रहे थे। दुनिया की अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली भारतीय जनता पार्टी एक काम नहीं बता पाई कि हमने दिल्ली के अंदर 15 सालों में दिल्ली नगर निगम में ये काम किया, इसलिए हमें वोट दे दीजिए। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल थे, 2015 में दिल्ली की जनता ने उन्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया। जब 2020 में हमने दिल्ली में 2015 में जो वादा किया, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे स्कूल हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो, चाहे सीसीटीवी कैमरा हो, वाईफाई हो, हम जब 2020 में गए, मुझे लगता है भारत के इतिहास में पहले ऐसे राजनेता अरविंद केजरीवाल जी होंगे जो बोले कि अगर हमने काम किया हमें वोट देना, नहीं तो वोट मत देना। जब यही भारतीय जनता पार्टी इसको विधानसभा को बनाने के लिए तत्पर थी। जब हम 2025 में जाएंगे, हमने दिल्ली की जनता को बोला कि 2020 में हमने जो भी वादा किया है, चाहे यमुना की सफाई का मामला, चाहे तमाम अदर जो हमने आपसे वादा किया है, वो 2025 में हम बोलेंगे हमने काम किया, वोट देना, नहीं तो वोट मत देना। 2020 में दिल्ली की जनता ने मुहर लगाते हुए अरविंद केजरीवाल को 2025 तक मुख्यमंत्री बनाया है। ये चुनाव 2022 का चुनाव था, दिल्ली लोकसभा चुनाव, लोकल मुद्दों का चुनाव था, दिल्ली एमसीडी का चुनाव था। अभिषेक तिवारी जी एमसीडी के संदर्भ में रुझान से भी सहमत नहीं, एग्जिट पोल के सिरे से खारिज कर रहे हैं। ना वो हिमाचल के संदर्भ में राजी, ना गुजरात के संदर्भ में राजी, जहां पर आपकी नहीं लग रही कोई बाजी, लेकिन दिल्ली में बाजी लग भी रही है तो उनके मन मुताबिक नहीं लग रही है। उनका कहना है क्या है, 150, 160, 170 सीटें हमारी बता रहे हो, हम 200 से ऊपर जीतने जा रहे हैं, 250 के संदर्भ में कहां से लगे हैं। लेकिन इन सबके बीच में हमारे साथ में देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मान्य प्रताप भानु जी हैं। प्रताप भानु जी से मेरा पिछली बार सवाल था, उस सवाल को दोहराता हूं। हिमाचल में रिवाज बदल रहा है, राज नहीं बदल रहा, ऐसा रुझान। गुजरात में आप मैदान में नहीं थे, ये चुनाव के दौरान लोगों का आकलन था। अब एग्जिट पोल बता रहा है आप कहीं के नहीं रह रहे हैं, ये भी दर्शाया जा रहा है। पिछली बार 77 सीटें थी, 5 साल गुजरते गुजरते 60 सीटें रह गई, क्योंकि 16-17 विधायक आपके भाजपा के साथ हो लिए।
जनता ने भी मान लिया आपको वोट देके कोई फायदा नहीं, इसलिए नतीजा यह है कि इस बार 34-37 सीटें आ रही, पिछली बार के मुकाबले 40 कम। हिमाचल में भी जनता आपको बहुमत देने के लिए तैयार नहीं। जिस दिल्ली में 15 साल आपकी सरकार रही, उस दिल्ली में 250 सीटें हैं वार्ड, मतलब 250 वार्ड, उनमें 5 से 7 सीटें मिल रही हैं आपको। प्रताप भानु जी, क्या आपका परिचय एक राजनीतिक दल के सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पर न देते हुए सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता के तौर पर दिया जाए? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के स्थान पर एक सांस्कृतिक संगठन के तौर पर, सामाजिक संगठन के तौर पर देखा जाए, क्या कहते हैं आप? जनता ने मानस बना लिया, कांग्रेस ने भी मानस बना लिया। देखिए हिमांशु जी, कांग्रेस राजनीतिक दल है और राजनीति से ही, स्वच्छ राजनीति से ही हमेशा आगे बढ़ा है। हमने कोई शॉर्ट टर्म समझौते नहीं किए, हमेशा राष्ट्र निर्माण, विकास और ऐसी महती योजनाओं को कार्य रूप में परिणित किया है जो छोटे छोटे दल या क्षेत्रीय दल छोटी राजनीति में करके सीट सत्ता की हथियार लेते हैं। जैसे दिल्ली में एमसीडी की बात है, आप देखिए जो दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो मेट्रो का हो, चाहे सीएनजी बसेस का हो, चाहे रोड का हो, चाहे रिंग रोड का हो, चाहे सिग्नल फ्री ट्रैफिकिंग करने की बात हो, चाहे स्टेडियम का बात हो, आज जो दिल्ली का नक्शा दिख रहा है या जो दिल्ली में आधुनिकता या इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है, कांग्रेस की देन है। ठीक है, इन लोगों ने यदि आम आदमी पार्टी को आज बहुमत दिया है तो देखेंगे यदि वो कितना कूड़े का ढेर हटा सकते हैं। वो कूड़े के ढेर पे ही उन्होंने वोट मांगे, लोगों को बात समझ में आ गई, तो अब देख लेंगे दिल्ली का क्या नक्शा आता है। जहां तक हिमाचल की बात है, हिमाचल में कांग्रेस और भाजपा टक्कर में है बिल्कुल जी। और आज आपके एग्जिट पोल से मैं सहमत नहीं हूं जी। वहां पर हमारी पूरी प्रबल संभावनाएं हैं सरकार बनने की। प्रताप भानु जी, मैं बीच में रोकना चाहूंगा, हमसे आप असहमत रहिए, आपका अधिकार है। आप चाहें तो 8 तारीख को जो जनादेश आए उससे भी अपने आप को इनकार कर देगा, हम इसे भी मानने के लिए तैयार नहीं। आप तो ईवीएम को लेकर पहले इशू बनाए हुए हैं, पर हमारे साथ में अब महापोल भी आ गया है। सी वोटर का आकलन जो था वो तो हमने साझा किया था, पर अब हमारे साथ में कुछ अन्य एजेंसीज के आ गए हैं आंकड़े। न्यूज एक्स हिमाचल के संदर्भ में 68 सीट, भाजपा को 32 से 40, कांग्रेस को 27 से 34, बहुमत भाजपा के पक्ष में। रिपब्लिक टीवी और मर्क्यू, भाजपा 34 से 39, कांग्रेस 28 से 33। टाइम्स नाउ ईटीजी 38 भाजपा 28 कांग्रेस। जन की बात 32 से 40 भाजपा, 27 से 34 कांग्रेस। कोई एजेंसी देश की ऐसी नहीं है प्रताप भानु जी जो आपको हौसला दे सके, आपको हिम्मत दे सके, आपको ढांढस बता सके, आपको उम्मीद दिखा सके, आपको आसमान पर ले जा सके। क्या हो रहा है आपके साथ? ना जनता साथ, ना एजेंसी साथ, मीडिया तो आपके साथ नहीं, ऐसा तो आपके नेता बोलते ही रहते हैं। किसके साथ आपका हाथ? सवाल है जी प्रताप भानु जी। हमें ये पूरा विश्वास है कि जो हिमाचल प्रदेश में पूर्ण बहुमत कांग्रेस को मिलेगा और कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनेगी। हम आपके इन संस्थाओं के आंकड़ों से बिल्कुल सहमत नहीं है। जिस तरह से बदलाव वहां पर देखने में आ रहा है, लोगों को जनमानस और सरकार को वो बदलना चाहते हैं, उससे सब समझते हुए प्रताप भानु जी सहमत भी कैसे हो जब तक अंतिम नतीजा ना आए? लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस के लिए हर तरफ से खबर बुरी नहीं, बहुत बुरी आती है, ये बात बड़ी बुरी लगती है। पर इन सब के बीच में हमारे साथ में मुकेश त्यागी जी जुड़ गए। सोनल जी राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, वो हमारे साथ हैं। भाजपा को लेकर बड़ी उम्मीद के साथ रहते हैं, अपनी पार्टी के प्रति बड़ा गर्व उन्हें रहता है, पर जिस दिल्ली से वो ताल्लुक रखते हैं उस दिल्ली की जनता का भाजपा पे भरोसा नहीं रहता। इसको लेकर मुकेश त्यागी जी कुछ कहेंगे। गुजरात आप प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं, ये रुझान बता रहे हैं। हिमाचल में जैसे तैसे आप सरकार बचा लेंगे ऐसा रुझान बता रहे हैं, पर दिल्ली नगर निगम में आप ढंग से साफ हो रहे हैं, यह भी रुझान बता रहे हैं। झाड़ू कर रही है जी, क्या कहते हैं मुकेश त्यागी जी? रिलाई करते हैं या एग्जिट पोल को आप डिनाई करते हैं?
देयर आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज, आइदर रिलाई और डिनाई। जी, लेकिन मैं समझता हूँ कि रुझानों को गंभीरता से लेना चाहिए, ना कि उनको नकार देना चाहिए। और इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मुशक्कत करते हैं, क्या सैंपल सर्वे लेते हैं, कितने लोगों से उन्होंने कांटेक्ट किया, ये तमाम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का मामला है। जी, देखिए, दिल्ली में जहां तक हम समझते हैं कि दिल्ली बड़ा एक हमारा देश की राजधानी है, यहाँ पर बहुत ही जागरूक वोटर्स हैं और मैं समझता हूँ वो मूल्यांकन लगातार करते रहते हैं, क्योंकि छोटा सा स्टेट है और बड़ी जल्दी चीजें जो हैं बहुत तेजी से वितरित होती हैं। जी, 15 साल तक एमसीपी ने, बीजेपी ने रूल किया। जी, और मैं ये समझता हूँ कि जिस प्रकार से हमने पार्लियामेंट्री इलेक्शन में पूरा सुपड़ा साफ कर दिया था आप पार्टी का, असेंबली में फिर उनका वर्चस्व आया, तो यहाँ पर दिल्ली के अंदर जो है बड़ी विचित्र प्रकार की राजनीति होती है। जब एग्जिट पोल के बाद जब 8 दिसंबर को पोल के आएंगे, तब आप, मैं समझता हूँ नतीजे जब आप देखें तो आपको शायद चौंका देंगे वो कि भारतीय जनता पार्टी ने फिर से यहाँ पर जो है अपना शासन स्थापित कर लिया है। केजरीवाल जी तो वो है कि जब गौतम गंभीर जी ने उनको चिट्ठी लिखी लैंडफिल पॉइंट के लिए, गाजीपुर के लिए, देखिए कोई अब तो राजनीति समाप्त हो चुकी है, पर स्पष्टता यही है उनको जाने का टाइम भी नहीं मिला। वो एक बार भी नहीं गए लैंडफिल पॉइंट देखने के लिए। जब चुनाव आए नजदीक में तो पब्लिक, देखिए ऐसा है उनका पर्दा फाड़ हो जाएगा कभी न कभी, कब तक वो झूठे वायदे के सहारे और टेलीविजन के एडवर्टीजमेंट के सहारे अपनी राजनीति करते रहेंगे, तो समय बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता की सेवा लगातार करती रहेगी, चाहे एमसीडी में हो या नहीं हो। ये हम लोग दिल्ली के लिए बिल्कुल कटिबद्ध है। अब देश की सेवा के लिए तो कांग्रेस भी लगी रहेगी, जनता साथ हो ना हो आप भी लगे रहेंगे, ये बात ठीक है। लेकिन भाजपा के लिए अच्छी खबरों के बीच में बुरी खबर वाकई चौंकाने वाली है। लेकिन मेरे साथ में काफी देर से गौतम लहरी जी जुड़े हुए हैं। सोनल जी, गौतम लहरी जी के लिए आपके पास कोई सवाल? जो बिल्कुल सवाल है हिमांशु जी गौतम लहरी जी के लिए। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ गुजरात से जुड़ रहे हैं। गुजरात में जिस तरह से गौतम लहरी जी देखने को मिला है इस बार, चूंकि जो पिछली बार के नतीजे लोगों का इंटरेस्ट कम हुआ वोट देने में, इसे किस तरह से देखना चाहिए? भले नरेंद्र मोदी जब आज सुबह गए थे मतदान केंद्र पर तो उन्हें देखने के लिए सुबह 6 बजे से बच्चों से लेकर बड़े तक उन्हें वहां पहुंचे थे, लेकिन ये चिंता का विषय सभी पार्टियों के लिए रहा कि ये जो कम वोटिंग हुई है ये क्या दर्शा रही है। ये इसलिए भी बड़ा सवाल बनता है कि वाकई में क्या गुजरात की जनता के पास या देश के पास ऑप्शन नहीं है इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं? क्या उस स्थिति में मजबूत कांग्रेस नहीं है इसलिए ऐसा कर रहे हैं? क्या आप पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं करते इसलिए ये उनकी मजबूरी है? देखिए, गुजरात की जनता जो बीजेपी को गुजरात के लिए एक मान लिया है कि ये नेचुरल रूलर्स है। खास तौर पे प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह का राज्य है। वहां से बाकी दूसरे पार्टी को कोई माने मौका देके क्या फायदा मिलेगा, एक अनिश्चित वातावरण नहीं चाहते थे। वोटिंग जो कम हुआ है इसका सबसे बड़ा मुझे जो कारण लगा कि शायद जो परिवर्तन के लिए जब वोटिंग होते हैं तब ज्यादा लोग आते हैं। पिछले बार भी बहुत ज्यादा, इस पिछले बार से जो वोटिंग इस बार भी कम हुई है। पहले लोग सोच रहे हैं कि शायद भाजपा का वोटर नहीं आया, लेकिन भाजपा का जो कोर वोट है वो वोटर आए थे। लेकिन बाकी जो परिवर्तन के लिए, जैसे कुछ कांग्रेस का देखिए आपने चर्चा की, जितने लोग विधायक जीते थे उसमें कितने लोग चले गए बीजेपी में। बाकी आम आदमी पार्टी गुजरात के लिए एक नया एक्सपेरिमेंट है। अब कुछ ही दिन पहले आपने देखा होगा दिल्ली का एक राष्ट्रीय अखबार में अमित शाह का इंटरव्यू आया था। उसने कहा था, उन्होंने कहा था कि आम आदमी पार्टी गुजरात में कोई मायने ही नहीं रखता है, कोई प्लेयर ही नहीं है। तो इसलिए बीजेपी को लड़ाई था कांग्रेस के साथ ही। लेकिन कांग्रेस का जो वोट है, कांग्रेस का अपना जो नेशनल लेवल पे कांग्रेस का जो चेहरा है, अभी कोई टक्कर दे सकते हैं बीजेपी को, ऐसे जनता को नहीं लग रहा। इसलिए एमसीडी चुनाव में भी उसका वोट कम हो गया है। इसके कारण बीजेपी को फायदा नहीं हुआ। जैसे हिमाचल में जो स्वाभाविक है जो 5 साल के अंदर चेंज होगा, वो कांग्रेस को भरोसा नहीं कर रहे कि पता नहीं वो विधायक जीतने के बाद कांग्रेस में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। इससे बेहतर है गुजरात में जो चल रहा है सरकार, खास प्रधानमंत्री जी का नजर है इसमें, इसी को ही आगे बढ़ाया। गौतम लहरी जी बड़े मजे की बात बोल रहे हैं। बोले कांग्रेस के संदर्भ में जनता को अब ये भरोसा ही नहीं रह गया कि हमारे वोट से जो जीतेगा वो कांग्रेस में रहेगा कि नहीं रहेगा। इसके चलते अब लोग कांग्रेस को वोट देने से बच रहे हैं। गिरिजा शंकर जी, टिप्पणी को गंभीरता से तो लेना चाहिए गौतम लहरी जी की। नहीं, ये तो सही है। गुजरात में जो 77 सीटें जो बीजेपी को, कांग्रेस को लोगों ने जिता के दिया,
क्या हुआ, कुछ महीने बाद उसमें से 12-15 लोग जो है कांग्रेस छोड़ के बीजेपी भी चले गए। तो वो दिक्कत तो कांग्रेस की दिक्कत हर तरफ है। अनिर्णय का इतना बड़ा शिकार कांग्रेस पार्टी बनी हुई है, और जो निर्णय लेती है वो डिजास्टर वाला निर्णय लेती है, जो पंजाब में लिया उसने। तो इसलिए अब कांग्रेस को नए सिरे से ये विचार करने की जरूरत है कि आप पार्टी को कहां ले जाना चाहते हैं। नहीं गिरिजा जी, लेकिन मेरा बीच में एक सवाल है। कांग्रेस बड़ी उम्मीद के साथ देख रही है राहुल गांधी की यात्रा को, भारत जोड़ो यात्रा के साथ। उसे लगता है कि ये यात्रा खत्म होगी और जनता जो है कांग्रेस के साथ उठ खड़ी होगी। ये जो रुझान आ रहे हैं ये तब आ रहे हैं जब यात्रा अपने निर्धारित रूट का आधे से ज्यादा हिस्सा तय कर चुकी है। 3500 किलोमीटर की यात्रा थी, 2000 किलोमीटर से ज्यादा चल चुकी है आज की तारीख में, और ये रुझान आ रहे हैं। और रुझान बता रहे हैं कि कांग्रेस पिछली बार से भी बुरी गति को प्राप्त हो रही है। क्या कहते हैं इसमें? जब इनकी यात्रा तेलंगाना से गुजर रही थी और बाई इलेक्शन में वो तीसरे नंबर पे आए थे, तो जब कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इंक्लूडिंग राहुल गांधी जब ये कहते हैं कि हमारी ये पदयात्रा राजनीतिक पदयात्रा नहीं है जी, तो उसके बाद आप कैसे अपेक्षा करें कि इस यात्रा से लोग कांग्रेस से जुड़ेंगे। कांग्रेस खुद चाहती है, राहुल गांधी खुद चाहते हैं कि भारत जोड़ने के लिए यात्रा है, कांग्रेस जोड़ने के लिए यात्रा नहीं है। ये एक बहुत बड़ी जो विसंगति है इस यात्रा के साथ में, कि आप उसको जो यात्रा निकाल रहे हैं वही उसको यात्रा को राजनीतिक नहीं मान रहे हैं। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी यदि मान लीजिए अपनी एक यात्रा निकाल रहे हैं एक बड़े उद्देश्य को लेकर, भारत जोड़ो या बाकी और दूसरे लेकर, तो जो कांग्रेस की जो पूरी पार्टी कांग्रेस की है वो क्या कर रही है, जो नए अध्यक्ष बने हैं उनकी अपनी भूमिका क्या है। ये पूरे सवाल हैं जो गिरिजा शंकर जी उठा रहे हैं। लेकिन हमारे साथ इसी बीच में डॉक्टर राकेश पाठक, वरिष्ठ पत्रकार, वह भी जुड़ चुका है। डॉक्टर राकेश पाठक, आपका स्वागत है। लेकिन चर्चा के लिए सवाल मेरे पास शशि रंजन जी को लेकर है। और शशि, ये सवाल तो है ना, क्या माना जाए कि अब देश में भाजपा के विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी की ओर देखना शुरू करें, क्योंकि कांग्रेस जहां पर है वहां से लगातार घट रही है, आप जहां से है वहां से लगातार बढ़ रही है। राष्ट्रीय फलक पर और कोई चौथी पार्टी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी को एक संभावना देखते थे, खाया भी हो गई, गृह राज्य में ही नहीं रही उत्तर प्रदेश में, तो बाकी की क्या बात करें। आम आदमी पार्टी को लेकर क्या उम्मीद करें कि वह राष्ट्रीय फलक पर अब उपस्थिति दर्ज कराएगी और भाजपा के विकल्प के तौर पर जनता आपकी ओर ही देखेगी? हिमांशु जी, जो आप कहना चाह रहे हैं, जहां जहां कांग्रेस कमजोर हुई जी, और जहां जहां बाइपोलर फाइट की स्थिति हुई, आम आदमी पार्टी ने अपनी वहां जड़ें मजबूत की। शुरुआत दिल्ली से होती है और दिल्ली में जैसे ही कांग्रेस डाउन जाती है और जहां नेक टू नेक फाइट, 1-to-1 फाइट बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी हो जाती है, वो दिल्ली जीत लेती है। एक बार नहीं, ये दूसरी बार, और पहली बार 28 सीटें लेकर आई। पंजाब में जहां पर कांग्रेस कमजोर हुई वो वहां आ गई। और जरा पंजाब के नजर से गुजरात को भी देखना चाहिए। पंजाब में इस चुनाव में उसने क्लीन स्वीप किया, लेकिन उसकी एंट्री पंजाब में 5-7 साल पहले हुई, बहुत ही हल्के से उसकी एंट्री हुई और उसके बाद लगातार काम चलता रहा। हालांकि बीच में किसान आंदोलन ये सब आया। ये सही है कि जहां जहां कांग्रेस कमजोर, जहां हिमाचल, अब देख लीजिए, हिमाचल में कांग्रेस कमजोर नहीं हो पाई या नहीं हुई तो वहां आम आदमी पार्टी की भूमिका नहीं बन पाई। और बीच चुनाव या चुनाव शुरू होने के बहुत पहले आम आदमी पार्टी ने हिमाचल का मैदान छोड़ दिया और फिर वो कॉन्सेंट्रेट गुजरात और दिल्ली करने लगी। हरियाणा पे उसकी नजर वो वहीं जा रही है जहां रीजनल पार्टीज ने, वो बिहार नहीं जाएगी क्योंकि वहां आरजेडी है, वहां जेडीयू है। वो यूपी में उसकी दाल नहीं गल पाएगी क्योंकि ऑलरेडी वहां पर जो रीजनल पार्टीज एग्जिस्ट कर रही हैं और प्रभावशाली हैं। लेकिन जहां जहां कांग्रेस कमजोर हो रही है उस वैक्यूम को आम आदमी पार्टी, बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी है शशि रंजन जी की। और डॉक्टर राकेश पाठक के पास में मैं इसी सवाल के लिए जाना चाहूंगा। पहले भाजपा ने कांग्रेस को खाया, अब जो बचा खुचा है वो आप खा जाएगी। क्या इस आकलन के साथ खड़ा हो जाना चाहिए डॉक्टर राकेश पाठक को हम लोगों को? क्योंकि जो रुझान बता रहे हैं एग्जिट पोल के, आपकी जानकारी में भी आई चुके होंगे, सभी एक सिरे से भाजपा के
बेहतर प्रदर्शन गुजरात में, औसत प्रदर्शन हिमाचल में, बदतर प्रदर्शन दिल्ली में, इसे दर्शा रहे हैं। आम आदमी पार्टी का हिमाचल में कुछ नहीं, गुजरात में बहुत कुछ 15% वोट, और दिल्ली में एक तरफा वर्चस्व ये दिख रहा है। पर कांग्रेस हर तरफ बर्बाद बर्बाद और बर्बाद। क्या कहते हैं डॉक्टर राघव पाठक, इतिहास ही बन के रह जाएगी कांग्रेस? कांग्रेस मुक्त भारत का सपना भाजपा से पूरा ना हुआ, आपकी मदद से पूरा कर लेगी भाजपा? कोई आकलन, कोई टिप्पणी? बिल्कुल बिल्कुल हिमांशु जी, इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस अपने बर्बादी के स्वर्ण युग में जी रही है जी। लगातार पिछले चुनावों में घटते घटते लोकसभा में मात्र 45-49 या 49 सीटों पर पहुंच गई है जी। राज्यों में स्थिति हम सब जानते हैं, 2 राज्यों में उसकी सरकार है। लगातार हारते हुए भी पार्टी कोई बहुत निर्णायक निर्णय लेने की स्थिति में अब तक नहीं आ पाई थी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, जैसा कि गिरिजा शंकर जी ने कहा, मैं उस बात से सहमत हूं कि जब उनका उद्देश्य ही घोषित ये है कि वे भारत जोड़ने निकले हैं, राहुल गांधी कहते हैं कि ये राजनीतिक यात्रा नहीं है। मैं भी संयोग से परसों उनके साथ था, मैं भी थोड़ी देर चला, तो मुझे यह समझ में आया कि वे एक दार्शनिक अंदाज में किसी स्वप्न दृष्टि दार्शनिक के रूप में चले जा रहे हैं जी। सत्ता की लड़ाई कब लड़ेंगे अभी कुछ अता पता नहीं है जी। लेकिन यह कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी कि कांग्रेस सिर्फ इतिहास में दर्ज होकर रह जाएगी। 2019 के चुनाव में भी 12 करोड़ वोट कांग्रेस ने पाए थे। दूसरे नंबर के सबसे ज्यादा विधायक बीजेपी के बाद कांग्रेस के पास हैं जी। जहां तक गुजरात का प्रश्न है, पहले हम गुजरात की ही बात कर लें। किसी तौर पर किसी सूरत में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गुजरात को खोने का जोखिम नहीं बर्दाश्त कर सकते जी। ये किसी हाल में नहीं हो सकता। उसके लिए चाहे चुनाव आचार संहिता की लुगदी बनाकर उसे बहा दिया जाए साबरमती में, मतदान के दिनों में रोड शो हो, कुछ भी करना पड़े, लेकिन मोदी शाह ये, और स्वाभाविक भी है, इसमें कोई बहुत बुरी बात नहीं है। जो उनके हिंदुत्व की प्रयोगशाला है गुजरात, जो मोदी शाह की जन्मभूमि है, वहां भारतीय जनता पार्टी हार जाए, ये कैसे भी बर्दाश्त नहीं होगा। जबकि आंकड़े ये कहते हैं कि पिछले 5 विधानसभा चुनाव में सीटें घट ही रही हैं जी। हर चुनाव में सीटें कम होती जा रही हैं। 2017 में आप सबको याद होगा, दोपहर 3 बजे तक तो कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही थी, वो भी मोदी जी का स्वर्ण युग था, चरम पर थे 2017 में तो मोदी जी। एक अंतर जरूर आया, हम एग्जिट पोल पर सहमत असहमत नहीं होना चाहते अभी। गुजरात चुनाव में पहली बार वो जो गुजरात मॉडल का तिलिस्म है वो थोड़ा सा दरकता हुआ दिखाई दिया। लोगों ने वहां रोजगार की बात की, महंगाई की बात की। स्मृति ईरानी की सभा में किसी महिला कार्यकर्ता ने, बीजेपी की कार्यकर्ता ने ही गैस सिलेंडर की डॉक्टर राघव पाठक जी, अभी चुनाव प्रचार पर नहीं, चुनाव रुझान पर बात हो रही है, एग्जिट पोल पर बात हो रही है। इतिहास है कि गुजरात में हर चुनाव के साथ भाजपा की सीटें घटती जा रही थी। अभी तो दिख ये रहा है कि भाजपा पिछली बार के मुकाबले बढ़त नहीं, बड़ी बढ़त के लिए निकल गई है। 35 सीट 40 सीट बढ़ने जा रही है, कांग्रेस की 40 सीट घटने जा रही है। गुजरात के संदर्भ में 99 के मुकाबले 134 सीटें सी वोटर दे रहा है। बाकी सारी एजेंसी भी कमोबेश इसी रुझान के साथ है। इस पर बात करें ना, स्मृति ईरानी को सिलेंडर दिखाया पर वोट तो भाजपा ने ही पाया। कांग्रेस तो अपना विधायक का जो पुराना हिस्सा था वह भी बचा नहीं पा रही है। तो डॉक्टर राकेश पाठक, इस पर टिप्पणी चाहिए। आम आदमी पार्टी पिछली बार चुनाव में 29 सीटों पर लड़ी, 29,000 वोट पाए, हर सीट पर 1,000 दशमलव में आंकड़ा आता है। उसका इस बार 15% से ज्यादा वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है गुजरात में, अमित शाह नरेंद्र मोदी की प्रयोगशाला में। और कांग्रेस पिछली बार के मुकाबले 9% वोट घटा चुकी। कुछ तो बात होगी, कुछ तो तल की टिप्पणी आएगी, कुछ कहिए ना डॉक्टर राघव पाठक। दार्शनिक होगा राहुल गांधी, बात ठीक है, पूरी पार्टी ही दर्शन शास्त्र की किताब क्यों बन जा रही है, ये सवाल है। उसी पर आ रहा हूं, मैंने पहले ही कहा ना, बर्बादी के स्वर्ण युग में जी रही है कांग्रेस जी। इससे बुरा हाल और क्या होगा किसी पार्टी का कि 60 साल तक सत्ता में रहने वाली पार्टी अब गिनती की सीटों पर बची है जी। गुजरात में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन अगर ऐसा ही रहता है तो ये सचमुच में बड़ी उपलब्धि होगी, इसमें कैसे शक हो सकता है। लेकिन अभी एग्जिट पोल के नतीजों को अंतिम नतीजे मान लेना थोड़ी जल्दबाजी होगी।
और ऐसा भी नहीं है कि एग्जिट पोल के नतीजे हर बार सही साबित हुए हों। 2018 में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के नतीजे भी हम पलटते हुए देख चुके हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी हर बार करिश्मा करती है। वो जो दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है, जिसके दम पर लोग दावा करते हैं कि बीजेपी जब चुनाव लड़ती है तो संघ लग जाता है, तो देश की राजधानी में संघ के कार्यकर्ता कहां चले जाते हैं? वहां आम आदमी पार्टी कैसे हर चुनाव इतने ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीतती है, ये भी बड़ा सवाल है। और हिमाचल के नतीजे भी आप खुद मान रहे हैं, कांटे की वहां टक्कर चल रही है। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी मोदी शाह अजेय भूमिका में हो। अभी तो इस एग्जिट पोल के नतीजे को निश्चित तौर पर हम ये मान सकते हैं कि कांग्रेस और रसातल में चली जाएगी। डॉक्टर आगे पाठक, अजय तो अमित शाह, नरेंद्र मोदी है ही नहीं। हार के तो कई कहानियां हैं। पश्चिम बंगाल में हार की कहानी है, तेलंगाना में हार की कहानी है, उड़ीसा में हार की कहानी है, आंध्र प्रदेश में हार की कहानी है। तो हार की कहानियों की कमी नहीं, मामला है राष्ट्रीय पार्टियों के बीच मुकाबले का। एक थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दिखती नहीं, और एक है आम आदमी पार्टी, जो शनै शनै धीरे धीरे विस्तार लेती जा रही है। मेरे साथ में मुकेश त्यागी जी बने हुए हैं। डरते नहीं आप? भय नहीं लगता? आशंकित नहीं होते कि आपकी नाक के नीचे आपकी किस तरह बेइज्जती कर दे रही है? कितनी जान लगाई आपने दिल्ली के संदर्भ में आम आदमी पार्टी को खलनायक के तौर पर प्रस्तुत करने के लिए। इसके बावजूद भी जनता एग्जिट पोल में दर्शा रही है कि हमें तो आप ही पसंद हैं। ये आप इससे कितने बेचैन हैं आपकी पसंद को लेकर मुकेश जी? देखिए, ऐसा है कि हम लोग प्रजातांत्रिक ढांचे में रहते हैं। हर पार्टी का अधिकार बनता है कि वो चुनौती दें, चुनाव लड़ें, सशक्त रूप से चुनाव लड़ें, ताकि विपक्ष भी एक मजबूत विपक्ष होने की आवश्यकता है। हमारा केंद्र बिंदु है दिल्ली की जनता। कोई भी सेवा करे, चाहे आप करे, कांग्रेस करे या बीजेपी करे, हम चुनाव की राजनीति आंशिक रूप से लड़ते हैं, पूर्ण रूप से देश की राजनीति। मुकेश त्यागी, दर्शन के लिए, दार्शनिकता के लिए तो राहुल गांधी पर्याप्त है ना? आप तो सियासी आदमी हैं, क्या राहुल गांधी रोल मॉडल हो गए क्या? थोड़ा राजनीतिक बात कीजिए। क्या ऐसा हुआ कि आम आदमी पार्टी के संदर्भ में तो आप दावा कर रहे थे किसी हालत में नहीं रही, जनता समझ गई है, केजरीवाल का कुछ बचा नहीं है, आम आदमी पार्टी का कुछ बचा नहीं है। अभी अचानक आप उपदेश शैली में बोलने लगे, हम प्रजातंत्र में आस्था रखते हैं, हम प्रजातंत्र के लोग हैं, सारी पार्टियों को ऐसा है। ये भाषा बदल क्यों गई रुझान को देखते ही आपकी? भाषा बिल्कुल नहीं बदली। अभी तो चुनाव के रिजल्ट नहीं आए हैं, आप पहले ही कूद रहे हैं उसके ऊपर, निष्कर्ष के ऊपर कि आप पार्टी। अरे हम तो आपके गुजरात के प्रदर्शन पर भी चमत्कार कर रहे हैं। क्या कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं आप। 99 से 134 मुग्ध हैं हम। राज बना रहेगा आपका हिमाचल में, इस पे भी मुग्ध है। पर हम इस बात में बड़े अचंभित हैं कि जिस दिल्ली में माननीय नरेंद्र मोदी जी रहते हैं, जिस दिल्ली में अमित शाह जी रहते हैं, जिस दिल्ली में पूरी भाजपा रहती है, जिस दिल्ली में भाजपा के कार्यकर्ता गांव गांव के नहीं गली गली में पाए जाते हैं, उस दिल्ली में भाजपा का साथ जनता को भाता क्यों नहीं है? ये बात हम नहीं समझ पाते, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। बताइए, हमने साथ के साथ पार्लियामेंट्री सीट जीती जी, तो वहां पर कहा भाजपा का कितना बड़ा प्रदर्शन हुआ? तो भाजपा की जड़ें बहुत मजबूत हैं। 15 साल एमसीडी का वहां पे राज रहा है, तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी होता है। तो मैं और दिल्ली शासन में दिल्ली आप पार्टी का राज है, उनके पास रिसोर्सेज है, उनके पास तमाम प्रकार के एडवर्टीजमेंट है, उनके ग्रास रूट पे कनेक्टिविटी शायद ज्यादा हो सकती है। उन्होंने मेहनत करी, क्योंकि उनको हार का जब डर लगता है तो इंसान दिन रात एक करके, तो उन्होंने करप्शन से बहुत पैसा कमाया है, शराब से बहुत पैसा कमाया है, उसका वितरण किया है। तो तमाम प्रकार के घोटाले करने के बाद अगर आपने किसी भी प्रकार से जीत हासिल कर ली, पहले तो मुझे लगता नहीं है कि वो जीतेंगे। 8 दिसंबर को आपको पता लग जाएगा, शायद मुझे लगता है इसका तो पता हमें 7 दिसंबर को ही चल जाएगा। आप चिंता मत करो, 8 दिसंबर तक भी इंतजार नहीं करेंगे। दिल्ली के संदर्भ में हम 7 दिसंबर को ही आपको बता देंगे। बहरहाल मैं गिरिजा शंकर जी के पास आखिरी बातचीत के लिए जाना चाहता हूं ब्रेक से पहले। और गिरिजा शंकर जी, आपसे जानना चाहता हूं, तमाम रुझान आए हैं, आपके पास तो 5 दशक से ज्यादा का तजुर्बा है, इन रुझानों के साथ खड़ा होने का आपका मन करता है? जितना आप चुनाव को देख रहे थे, जितना आप चुनाव को समझ रहे थे, जितना आप चुनाव को बूझ रहे थे, क्या ये रुझान जो कमोबेश लगभग एक ही धारा पर हैं, तमाम एजेंसियों के रुझान इस बार अलग अलग नहीं है, कमोबेश एक साथ है? गुजरात में भाजपा का बेहतर प्रदर्शन, हिमाचल में भाजपा जैसे तैसे सरकार बचाने में कामयाब, और दिल्ली नगर निगम चुनाव में आपकी एक तरफा जीत। ये कुल मिलाकर महापोल का नतीजा है। क्या आप
इसे सटीक मानने के संदर्भ में कोई जोखिम लेने के लिए तैयार हैं, या 8 तारीख को ही जो भी कहना है उसे कहेंगे? मैं तो नहीं 8 तारीख इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मैं तो बल्कि कहता हूं कि एग्जिट पोल की भी जरूरत नहीं थी जी। डे 1 से चुनाव जब शुरू हुए तो गुजरात का क्या सिनेरियो है ये एक एक आदमी को पता था जी। हिमाचल का क्या सिनेरियो है एक एक आदमी को पता था। थोड़ी सी जो क्यूरियोसिटी थी, थोड़ा सा जो असमंजस था, वो था एमसीडी को लेकर, क्योंकि एमसीडी में जिस तरह का घमासान था और जिस तरह से बीजेपी ने एमसीडी के चुनाव में भी जिन मुद्दों को वो चुनाव में शामिल कर रहे थे, उससे भी साफ लग रहा था कि वहां उनके चुनाव में हार होने वाली है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि जो पूरा जो ट्रेंड है, जो अनुमान दिखाए जा रहे हैं एग्जिट पोल में, ये चुनाव शुरू होने के एक दिन बाद से ही ये रुझान दिख रहे थे और लगातार वो रुझान पुष्ट हो रहे थे। ये बहुत साफ दिख रहा था कि इस बार विधानसभा चुनाव में गुजरात में बीजेपी बड़ी सफलता हासिल करने वाली है। कांग्रेस वहां चुनाव नहीं लड़ रही है, ये बार बार कहा गया, देखा गया, और आप वहां पर बहुत बुरी तरह से आक्रामक तरीके से अपने आप को स्थापित करने में लगी हुई है। हिमाचल में जो अनुमान हैं वो ठीक उसी तरह के हैं जो सीन हम पिछले कई दिनों से देखते आ रहे हैं। तो मैं तो पूरी तौर पर एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं उसको एग्जिट पोल के नतीजे के रूप में चाहे हमारे अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कहें, मैं इसके साथ जाऊंगा और 8 तारीख को लगभग इसी तरह के परिणाम अंतिम रूप से हमारे सामने आएंगे, ऐसा मैं मानता हूं। जी बिल्कुल। और मुकेश त्यागी जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी। मुकेश त्यागी जी, एक सवाल है दरअसल। देखिए, ये तो अच्छी बात है कि आप चाहते ही थे, कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, वो होता चला गया, ये एग्जिट पोल भी यही कह रहे हैं, लेकिन एक विपक्षी पार्टी का होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से अभी डॉक्टर राकेश पाठक ने कहा कि दार्शनिक हो रहे हैं ज़्यादा, और ऐसा लगा किसी दार्शनिक के साथ वो चल रहे हैं। मध्य प्रदेश की यदि राजनीति की बात करें तो यहाँ भी अभी जो कौन ज़्यादा बड़ा राम भक्त है, कौन हिंदुत्व है, कौन ज़्यादा अध्यात्म को समझता है, इसका चैलेंज कमलनाथ जी ने दिया। विश्वास सारंग ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया एक बार फिर से उस तरफ। तो ऐसा तो नहीं है कि बहुत देर सवेर ये लोग इस तरफ जा रहे हैं, लेकिन अब जो है इन मुद्दों से भी कोई फर्क नहीं पड़ना, यानी आपके लिए मैदान साफ है। और अब आप मतलब बीजेपी के लिए मैदान साफ है, लेकिन जो 2024 का चुनाव होगा उसमें आपके लिए जो मूल मुद्दे हैं उसी पर आपको चलना होगा, उसी पर लड़ना होगा। क्योंकि एक तरफ जो भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है वो ये भी दर्शाती है कि आप कितने ही कर लीजिए सॉफ्ट हिंदुत्व बनने की कोशिश, जनता इस पर अब ज्यादा ध्यान नहीं देने वाली है। या कॉमन सिविल कोड आप जिसको लागू करने की बात कर रहे हैं वो 2024 में आप लेकर आएंगे और फिर एक नई बहस को जन्म देंगे। देखिए, ऐसा भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत ही, आप तो देखिए 2 एमपी से शुरू होकर के हमने 2014-2019 में लगातार विजय प्राप्त करी है, तो कोई ठोस मुद्दों के आधार पर करी है। भारतीय जनता पार्टी के भूमिका को भारत की जनता बहुत अच्छी से पहचानती है कि सरहद किसके हाथों में मजबूत है। गुजरात का ही उदाहरण लीजिए, मैं समझता हूँ कि वहां सरहद सुरक्षा को भी लेकर के एक बहुत बड़ा उसका प्रभाव पड़ रहा था कि भाई हिंदुस्तान में गुजरात क्योंकि बॉर्डर स्टेट है और उसके अंदर हमारे पास ट्विन इंजन की सरकार होगी, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार होगी, स्टेट में भी बीजेपी की सरकार होगी, तो मैं समझता हूं कि स्टेट को बहुत मल्टीपल बेनिफिट्स मिलने की संभावना है। तो हर प्रकार से देखिए 27 साल से वहां पे कोई भी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं हुई, रॉयट्स नहीं हुए, तो ये छोटी मोटी उपलब्धि। उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, जब से योगी जी का शासन आया तमाम लोग जो है, पहले घर से लोग निकलते हुए डरते थे, आज बिल्कुल भय मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया है। तो इस प्रकार से जो हम तो, और हर प्रकार से जैसे आप देख लीजिए जिस प्रकार से डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर हुआ है, डीबीटी हुआ है, पहले कहते थे कि 1 रुपया जाता था 25 पैसे पहुंचते थे, तो अब उसके सीधे अकाउंट में पहुंचता है। तो तमाम इतनी लोक लुभावनी और जो जनता की समर्पित जो योजना है प्रधानमंत्री मोदी जी की, मैं समझता हूँ जनता उसको प्रतिबिंबित कर रही है। और दिल्ली को आप बात, मैं तो समझ रहा हूँ कि दिल्ली में हम जीतने वाले हैं, लेकिन पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से G20 के भी उन्होंने लीडरशिप संभाली है, पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी का जो सम्मान होता है पहले कभी नहीं था। तो इस प्रकार जो पैराडाइम शिफ्ट आया हमारे देश के राजनीति में, इकोनॉमी में, वी आर
थर्ड लार्जेस्ट ग्रोइंग सर, हम चुनावों में उसकी बात नहीं करते ना, हम रैलियों में उसके बारे में कहाँ ज्यादा बात करते हैं। हम बात को मोड़ ले जाते हैं कि किसने रावण किसको कह दिया। खड़गे जी ने रावण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कह दिया, उसके बाद ओवैसी जी रोने लगते हैं। तो ये सब क्या है, हम उन मुद्दों पर बातें नहीं करते। डॉक्टर राकेश पाठक, उम्मीद करें कि अब आम चुनाव आएंगे, क्योंकि तब तो मोदी जी के चेहरे पे लड़ा जाता है। कहते हैं असेंबली इलेक्शन में भले इतना वो ना कुछ वो मिलता हो, लेकिन गुजरात का मामला थोड़ा अलग है इस विषय में। लेकिन आपसे जरूर समझना चाहेंगे कि फिर मूल मुद्दे तो पूरी तरीके से निल हो जाएंगे सर, कोई बात करने वाला भी नहीं रहेगा। चिंता हो रही है कांग्रेस के इस अस्त होते और पूरी तरीके से सफाई को देखकर। मुझे कांग्रेस के अस्त होने से कोई चिंता नहीं है। कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के नेता चिंता करें। मुझे अनिल त्यागी जी की दो बातों पर जरूर हस्तक्षेप करना है। एक तो उन्होंने सुरक्षा की बात कही। मुझे आश्चर्य होता है, हर गुजरात चुनाव से पहले, हर विधानसभा चुनाव से पहले माननीय प्रधानमंत्री की जान को खतरा पैदा होता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाकायदा आतंकवादियों की संख्या बताते हैं कि इस चुनाव में 300 आतंकवादी प्रवेश करने वाले हैं। आप हेडलाइन ढूंढ सकते हैं, बहुत आसानी से मिल जाएंगी। तो ये कैसे होता है, समझ में नहीं आया। आतंकवादी घटनाएं भारत में इन 8 सालों में कितनी हुई, इसकी बहुत लंबी फहरिस्त है। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट देख लीजिए। पुलवामा है, पठानकोट है, क्या नहीं हुआ। दूसरी एक बहुत अच्छी बात कही अनिल त्यागी जी ने, मैं जरूर उसका समर्थन करूंगा। मुकेश त्यागी जी ने कि 2014 से पहले दुनिया में भारत को कोई जानता ही नहीं था जी। सचमुच में 2014 में भारत विश्व के मानचित्र पर आया। पहली बार देश में कोई प्रधानमंत्री चुना गया, क्योंकि इससे पहले गुट निरपेक्ष आंदोलन का गठन करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहां दुनिया में कोई जानता था जी। इंदिरा गांधी को कौन जानता था, अटल बिहारी वाजपेयी को तो मुझे नहीं लगता कि इधर हिमालय के पीछे भी कोई जानता होगा। तो मैं सैल्यूट करता हूं जो व्हाट्सएप विश्वविद्यालय के इस ज्ञान को। मुकेश जी, कम से कम ऐसी बातें एक राष्ट्रीय चैनल पर करके क्यों हास्य चुटकुले न सुनाने का अवसर नहीं है ना। इस चुनाव पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। भारत हमेशा से इसी सम्मान के साथ दुनिया में देखा जाता था। एक नव स्वतंत्र राष्ट्र के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को रिसीव करने कैनेडी हवाई जहाज की सीढ़ियां चढ़कर अंदर चले जाते थे। और अब दुनिया में क्या स्थिति है, ये आप अच्छी तरह जानते होंगे। अगर आप G20 के अध्यक्ष बनने को विश्वगुरु बनना मानते हैं, तो इससे पहले इतना सा छोटा सा देश हमसे पहले उसका अध्यक्ष रह चुका है। रोस्टर से बनते हैं, ABCD से बनते हैं। तो कम से कम ऐसी बातें चुनाव की चर्चा में लाने से कोई फायदा नहीं है। गुजरात पर मैं लौटता हूं। गुजरात में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती है। 27 साल के राज के बावजूद मंदिर के होर्डिंग लगाने पड़ रहे थे। बेरोजगारी, महंगाई, इस पर कोई बात भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की। और पहली बार गुजरात के लोग महंगाई पर बात कर रहे थे। हमें नहीं मालूम नतीजे क्या होंगे, लेकिन कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी, जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए। ये काल्पनिक व्हाट्सएप विश्वविद्यालय के ज्ञान से जनता का कोई भला होने वाला नहीं है। मैं चाहता हूं सब पार्टियां इसकी चिंता करें। दिक्कत तो इसी बात की है। डॉक्टर राकेश पाठक बोल रहे हैं कि ये मुद्दे चर्चा में थे, लेकिन रुझान उन मुद्दों के आधार पर नहीं दिख रहे हैं। रुझान उसके विपरीत है। तो मुद्दे सही थे या गलत थे, इस पर विचार करने की जरूरत पड़ेगी। सच ये है कि कुल मिलाकर गुजरात भारतीय जनता पार्टी के अजय कली के तौर पर बना हुआ है। महापोल इसकी पुष्टि कर रहा है। हिमाचल जैसे राज्य को भी बचा पाने में भाजपा कामयाब हो रही है। ये उतनी ही अचंभे की बात है जैसे उत्तराखंड के संदर्भ में रहा। उत्तराखंड में भी रिवाज था बदलने का, और इसी आधार पर कांग्रेस बड़ी उम्मीद के साथ थी। वो उम्मीद एग्जिट पोल में फिर टूट रही है हिमाचल में। दुख की बात है। लेकिन इनके बीच में भाजपा के लिए बड़े दुख की बात यह है कि जिस आम आदमी पार्टी को वो किसी लायक नहीं समझती है, वो आम आदमी पार्टी दिल्ली में ही भारतीय जनता पार्टी से नगर निगम की सत्ता छीनने जा रही है। कितना दुख होगा भाजपा को, ये जानने में दिलचस्पी है हमारी। जी सोनल जी। बिल्कुल। और चूंकि अब वक्त जो है वो हमारे सभी मेहमानों का शुक्रिया करने का, उनको धन्यवाद देने का है कि इतने लंबे वक्त तक हमारे साथ जुड़े रहे, एग्जिट पोल पर चर्चा कर रहे थे। लेकिन दर्शकों, ये चर्चा हमारी जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक का वक्त यहाँ पर हो रहा है, बनी रहिए हमारे साथ।